अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं मुनीज़े मोइन। बुलेटिन में सबसे पहले बताएंगे कि मुश्किल फैसलों के बाद अच्छा वक्त आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को नवीद सुना दी। वो कहते हैं कि मईशत की बेहतरी के लिए जो कदम उठाना पड़ा उठाएंगे। साबिक हुकूमत ने IMF से मुआहदे की पासदारी नहीं की, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म का कहना था दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाईं, आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मुश्किल फैसलों के बाद अच्छा वक्त आएगा। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं, मजीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे, ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी संभाली है और जिम्मेदारी को इंशाअल्लाह हम निभाएंगे। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही। पिछली हुकूमत ने जाते जाते इनकी कीमतें कम करके आने वाली हुकूमत के लिए एक जाल बिछाया, जो कि 100% बदनीति पर था। IMF के साथ पिछली हुकूमत ने जो मुआहदा किया, अपने दौर में उसकी धज्जियां उड़ाई। मुआहदा करना था तो फिर उसकी पासदारी करते। हमें IMF के साथ मुश्किलात पेश आ रही हैं, मुश्किल फैसले हमें करने पड़ रहे हैं, जो कि मजबूरी है हमारी। दिल पे पत्थर रखकर कीमतें हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ी पेट्रोल की। गरीब आदमी के ऊपर बोझ जो आया है उसको हम बांटेंगे। जो साहिब सरबत हैं उनको हम टैक्स लगाएंगे, चाहे वो वन टाइम हो। मुझे उम्मीद है कि वो खुशी के साथ इस मौके के ऊपर वो कौम का साथ देंगे, मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को ज़रूर इस मुश्किल से निकाल कर अच्छे वक्तों में लेके जाएंगे। नैब तरमीम करके मुल्क का मजाक उड़ाया गया है। नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं जिन्होंने ये तरामीम पास की उन्हें जेल में डालना चाहिए। दुनिया में ऐसे कानून की मिसाल नहीं मिलती। ये तरमीम मुल्क पर बमबारी से बड़ा जुर्म है। इसका मजाक उड़ाया गया, ये मुल्क की तौहीन हुई है। ये जिन लोगों ने ये बेशर्मी से ये जो पास किए हैं, ये नैब की अमेंडमेंट्स, इनको बेशर्मी की वजह से जेल में डालना चाहिए। जो हम सुप्रीम कोर्ट में गए और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी जो अदालतें हैं वो इसके ऊपर पूरा नोटिस लेंगी। ये दुनिया के अंदर इस तरह का कानून नहीं है, ये जो इन्होंने बना दिए। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये पाकिस्तान से अगर खुदा ना खास्ता मुल्क के ऊपर कोई बमबारी भी कोई कर देना तो उससे भी बड़ा ये जुर्म हुआ है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने नैब तरमीम पर तहरीक इंसाफ के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं जो किया नेक नियति से किया। साबिक हुकूमत मर्जी के फैसलों के लिए रिटायर्ड जजेस को अदालतों में लगाना चाहती थी। अब जजों की तैनाती वजारत कानून नहीं, सूबों के चीफ जस्टिस करेंगे। हमने जो किया है नेक नीति से किया है। सो कॉल्ड इंजीनियर्ड अकाउंटेबिलिटी तो वो हमें मंजूर नहीं है। आपने चेयरमैन से मनमानी करवाने के लिए उनका ओहदा जो था वो एक्सटेंडेबल किया और उनको 6 महीने डेली वेजर चेयरमैन के तौर पे रखा, हमने वो ख़त्म किया। आपने 60 साल की उम्र में 1,80,000 रुपए तनख्वाह पे रिटायर होने वाले जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट 10 लाख तनख्वाह के साथ ऑफर की, ताकि आप उनसे मनमाने फैसले करवाएं। आइन के आर्टिकल 175 की आपने वायलेशन की उस कानून में। आपने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वजारत कानून ने कहा हम अपॉइंट नहीं करेंगे, ये चीफ जस्टिस उस सूबे का अपॉइंट करेगा और तनख्वाह वो लेगा जो सरकार उसे दे रही है। हाजिर सर्विस जज होंगे ताकि वो अकाउंटेबल हों, ताकि अगर वो लोगों की गली में रस्सी डाले तो वजीर कानून के या वजीर दाखिला के कहने पे ना डाले, अपने ज़मीर की आवाज़ पे कानून और आइन के तहत करे। तारीख आपको बताएगी कि कौन सही जगह पे खड़ा था और कौन गलत तनकीद कर रहा था। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने सदर आरिफ अलवी पर लफ्जी गोलाबारी की। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सदर साहब पहले हर बिल पर आंखें बंद करके दस्तखत कर देते थे, अब उन्हें हर कानून में नुक्स नजर आता है। वो PTI की टोपी उतार कर सदर की टोपी पहने। लीगी रहनुमा ने नैब की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए।
सदर साहब जो रात के अंधेरे में हर कानून पर साइन करते थे, आज उनको हर कानून में खराबी नजर आती है। बेशतर वो तरामीम है जो उनकी अपनी हुकूमत ने की थी। जब मुल्क का सदर एक पार्टी का कारकुन बन जाएगा तो मुल्क के मामलात कैसे चलेंगे। 22 साल नैब को हो गए हैं, सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल होता रहा है। PTI की टोपी उतारें, सदर की टोपी पहने, फिर आपको इल्म होगा कि इस मुल्क में नैब करती क्या रही है। जिसने मुल्क की मईशत को तबाह किया है, इस इदारे को खत्म किया जाए। जब तक ये रहेगा ये तमाशे लगे रहेंगे, हमारे केस चलाते रहे, लेकिन इस इदारे को खत्म करें। ये वही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने अपोजिशन से तमाम प्रोटेक्शन विड्रॉ कर ली। पहले भी बहुत सी साजिशें इधर उधर से उनके खिलाफ हुई हैं जिसका कभी कोई सबूत नहीं आया। अल्लाह करे ये भी उसी किस्म की साजिश हो। हमें उनसे हमदर्दी भी है। राना सनाउल्लाह साहब उन पर हीरोइन नहीं डालेंगे, हिफाजत वो करेंगे। ना कोई LNG खरीदी गई, ना कोयला खरीदा गया, ना तेल का बंदोबस्त किया गया। और आज कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि इजाफी यूनिट 50 और 60 रुपए का बनता है। ना आवाम पर ये बोझ डाला जा सकता है, ना मुल्क की मईशत में बोझ डाला जा सका है। हम इस मामले को कम से कम लोड शेडिंग के साथ मैनेज करेंगे। PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत 8 साल बाद मुकम्मल हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए हैं कि जमहूरियत को मजबूत और वोटर्स का एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। दूसरी जमातों के केसेस को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने दबंग फैसले की उम्मीद लगा ली है। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस बिला आखिर इख्तिताम पसीर हो गया। दलाइल का आखिरी मरला भी मुकम्मल, फैसला सुनाना बाकी रह गया। दरखास्त गुजार के माली उमूर के माहिर ने कमीशन को ब्रीफिंग में नुक्ता उठाया। अमरीका में PTI LLC एजेंट नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की झैली कंपनी है। इमरान खान जब चाहे अमरीका और दीगर ममालिक में कंपनियों को तहलील कर सकते हैं। UK की कंपनी के मालिक भी पार्टी ओहदेदार हैं। PTI ने कई ममालिक से फंडिंग के जराये बताए ना रिकॉर्ड दिया। मकामी अकाउंट खुलवाने वालों का रिकॉर्ड भी मंगवाया जाए। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा इलेक्शन कमीशन को तमाम सबूत दे दिए, बिला खौफ फैसला सुनाकर मुल्क की सियासत को करप्शन से पाक कर दे। ये पाकिस्तान की सियासत का काबा किबला बदल सकता है। सबूत उनके पास मौजूद है। बेखौफ और खतर होके इलेक्शन कमीशन असूल और आईन और कानून के ऊपर दबंग फैसला दे, फुल फोर्स ऑफ द लॉ के तहत। इंशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब ने दावा किया कि फैसला जो भी आए हमारी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगेगी। इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को तस्लीम किया कि ये ममनुआ फंडिंग है और ममनुआ फंडिंग के अंदर किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अब इलेक्शन कमीशन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका फैसला जो है वो एक साथ करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने समाअत मुकम्मल होने पर रिमार्क्स दिए कि ये कौमी मुफाद का मामला है। मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे जरूरी है। बहुत जल्द दीगर जमातों के केसेस भी फाइनल होंगे। यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो। कैमरामैन अवैस काजी के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ ने 8 साल में ममनुआ फंडिंग केस की कार्रवाई को आगे बढ़ने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर 4 साल तक कानूनी चाराजोई जारी रही। स्क्रूटनी कमेटी की तश्कील से इजलासों के बाइकआउट तक कब कब क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2014 में PTI के बानी रहनुमा अकबर शेर बाबर ने पार्टी को ममनुआ ज़राए से फंडिंग की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। दूसरों से रसीदें मांगने और तलाशी देने के मुतालबे करने वाली तहरीक इंसाफ ने 4 साल तक इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ही तस्लीम न किया। बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार करार दिया तो 2018 में स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी गई जिसने 1 माह में काम मुकम्मल करना था। स्क्रूटनी कमेटी को बर्क रफ्तारी से काम का कहा गया था मगर वो कचरे की रफ्तार से चलती रही। 3 साल में 96 समातों के बाद अपनी रिपोर्ट 30 नवंबर 2021 को जमा कराई। कमेटी ने वक्त तो बहुत लगाया मगर साफ चली शफाफ चली का नारा लगाने वाली PTI के अकाउंट्स में बड़े घपले ढूंढ निकाले। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2022 में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर खुली अदालत में समाअत शुरू की। नवंबर 2014 से 21 जून 2022 तक 90 समातों में कार्रवाई मुकम्मल की। तहरीक इंसाफ ने इस दौरान एक के बाद एक मुतफरिक दरखास्तों का सिलसिला जारी रखा। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पैगाम में लिखा है कि मीडिया पर फितना खान का रोना धोना बनता है। उसको ना सिर्फ अपने मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम पर मबनी झूठे मुकदमात के पोल खुलने पर धूल चाटना पड़ रही है बल्कि चोर डाकू वाला सियासी बयानिया भी बुरी तरह पिट गया है। उन्होंने लिखा कि सर्टिफाइड झूठे को पता है कि जमात टूट रही है और सियासी मुस्तकबिल खत्म हो रहा है, अब रोए ना तो क्या करे।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पैगाम में लिखा है कि मीडिया पर फितना खान का रोना धोना तो बनता है, उसको ना सिर्फ अपने मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम पर मबनी झूठे मुकदमात के पोल खुलने पर धूल चाटना पड़ रही है, बल्कि चोर डाकू वाला सियासी बयानिया भी बुरी तरह पिट चुका है। और दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील केस है। इसमें पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों से भी पैसे लिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर ने कहा, इमरान खान उसी पैसे से मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उनको इंसाफ के कटहरे में लाकर सज़ा देनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस है पाकिस्तान की तारीख का सबसे लंबा पेंडिंग केस है। पाकिस्तान दुश्मन लॉबियों से भी पैसे आए इस केस के ज़रिए, वो फंडिंग आई जो हमारे आइन के ख़िलाफ़ है, जो हमारे कानून के ख़िलाफ़ है, और उसे लाकर छुपाया गया। करोड़ों रुपए जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए गए, और ये सब खेल इमरान खान साहब के दस्तखतों के साथ होता रहा। मुझे यकीन है कि आज इमरान खान जो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं, इसकी पुष्ट के ऊपर वही ममनुआ फंडिंग के लोग हैं जो इनसे काम ले रहे हैं कि मुल्क के अंदर एनार्की पैदा करो, मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करो। इसको कटहरे में भी आना चाहिए और सज़ा भी मिलनी चाहिए। बहरिया टाउन और नेशनल क्राइम एजेंसी का मामला। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के वक्त हुकूमत पाकिस्तान पार्टी नहीं थी। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड जाहिद किशकोरी के ईमेल पर जवाब देते हुए NCA ने कहा कि मुआहदे के तहत वन हाइड पार्क लंदन की जायदाद वापस कर दी थी। मुआहदे में भी हुकूमत पाकिस्तान पार्टी नहीं थी। मजीद जान लेते हैं, जाहिद किशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, NCA ने क्या जवाब दिए, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, बहरिया टाउन और नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की थी उस वक्त पाकिस्तान पार्टी नहीं था। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी का ये इंकशाफ उस वक्त सामने आया है जब हमने उनको कुछ सवालात भेजे थे, तो एजेंसी से हमने बिल्कुल डायरेक्ट एक क्वेश्चन किया था कि क्या मलिक अली रियाज और NCA के दरमियान कोर्ट से पहले जो बाहर आउट ऑफ सेटलमेंट हो रही थी, इस पूरे मामले की अदालत से बाहर सेटलमेंट हो रही थी, क्या पाकिस्तान की हुकूमत उस वक्त पार्टी थी? उनकी तरफ से ये जवाब आया, बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत पार्टी नहीं थी। मुआहदे के तहत वन हाइड पार्क लंदन की जायदादें वापस कर दी गई थी, ये बरतानवी एजेंसी ने बताया है। मज़ीद ये भी बताया है कि मुआहदे में भी हुकूमत पाकिस्तान, इस जो बिल्डिंग का मुआहदा था उसमें भी पार्टी नहीं थी। और साथ ही उनसे जब हमने पूछा कि शहजाद अकबर जो उस वक्त एसेट रिकवरी यूनिट के इंचार्ज थे, उनका डील में क्या किरदार था, इस पूरी डील में, और जुल्फ़कार बुखारी का, तो उन्होंने बताया कि ये हुकूमत पाकिस्तान का मामला है। उससे हमने पूछा था उनसे, बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से, कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने डील के बाद बरतानिया से जो मुंजमद अरबों रुपए बहरिया टाउन के अकाउंट में भेजने की इजाज़त दी थी। ये सवाल जब हमने किया, उनका बताना था कि ये हुकूमत पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मामला है। तो इस तरह से इन सवालात के जवाबात जो आए हैं, इससे बात ये जाहिर होती है कि जो कई महीनों से एक डिबेट चल रही थी, अब एक कैटेगोरिक उनका जवाब आया है कि हुकूमत पाकिस्तान इस मामले में जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रही थी पार्टी नहीं थी। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया जाहिद। PTI के रहनुमा बाबर अवान का कहना है कि धमकी आमेज मरासले और साजिश का नतीजा NRO 2 था, जो कि मिल गया है। $212 तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए फौरी इंतखाबात जरूरी हैं। साइफर, नवाजिश, साजिश और मुदाखलत, उसका नतीजा था ग्रैंड NRO 2 जो मिल गया। NRO की वजह से एक एक केस सामने रख के एक एक सेक्शन तैयार किया गया है। वो सारे केसेस खत्म होने वाले हैं, और जब वो खत्म हो जाएंगे 1200 अरब है, ये पैसे आपने देने हैं। ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट आने से पहले कहती थी कि हम इतने तजर्बाकार हैं कि आपको सस्ता करके सारा कुछ बता देंगे। ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा था कि 67 रुपए लीटर हम पेट्रोल की कीमत कम करेंगे। 60 रुपए इन्होंने बढ़ा दी है, और खबर ये है कि अगले 7-8 दिन में और पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है। $212 तक पहुंच चुका है। और उसके साथ ही महंगाई का, अभी महंगाई आई है, उसके बाद जो सेकंड फेज आ रहा है 15 दिन के अंदर अंदर, वो तबाही है। पाकिस्तान जिस बुरान में घिर गया है उसमें से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, वो ये है कि इमरान खान से खौफजदा होना छोड़ दें, जो डर रहे हैं उससे इलेक्शन कराओ।
آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان صرف تقریروں تک محدود ہیں، جس دن انتشار کی تیاری کی اسی دن سے علاج شروع کر دیں گے، فساد کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ معاشی مشکلات سابق حکومت کی پیدا کردہ ہیں، حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن خان صاحب رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ احتجاج حق، انتشار کی اجازت نہیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے حکومتی پالیسی بتا دی۔ کہتے ہیں عمران خان کی اپیل پر جتنے لوگ نکلے لوگوں نے دیکھ لیا، خان صاحب صرف تقریریں ہی کر رہے ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں، یہ احتجاج کی تیاری نہیں کر رہے۔ جس دن یہ تیاری شروع کریں گے ہم اسی دن سے ان کا علاج شروع کریں گے، اور ان کو بالکل وہ احتجاج جو فتنے اور فساد پہ مبنی ہو، جس طرح سے یہ پہلے کرنا چاہتے تھے، وہ ان کو بالکل اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے معاشی مشکلات کا ذمہ دار بھی سابق حکومت کو قرار دیا۔ اس وقت عمران خان جو جس قسم کی حرکتیں، کبھی لانگ مارچ، کبھی احتجاج، اور کبھی کہتا ہے کہ اس ملک کے اوپر جو ہے وہ ایٹم بم گر جائے، سارا کچھ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ ایسے حالات پیدا کرے تاکہ حکومت جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ کام نہ کر سکے۔ اس کا جو ہے وہ شافی علاج کریں گے۔ لیگی رہنما نے تحریک انصاف کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ اداروں میں تو ہم ریفارمز لا رہے ہیں، الیکشن ریفارمز لے کے آئے ہیں، نیب میں وہ ریفارمز لے کے آئے ہیں جو عدالتوں کا حکم تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں کہا کہ بیل کا رائٹ دیں، یہ جو اپنا 90 دن کا ریمانڈ ہے، یہ کالا قانون ہے، اس کو کم کریں۔ رانا ثناء اللہ نے وضاحت کی کہ پنجاب میں کوئی غیر یقینی صورتحال نہیں، حمزہ شہباز منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے جس سے اپوزیشن کو روکا نہیں جا سکتا۔ خیبر پختونخوا حکومت کی شاہ خرچیاں سوشل میڈیا پر عوامی تنقید کے مقابلے کے لیے سوشل میڈیا انفلوئنسر بھرتی کر لیے گئے، منصوبے کے لیے کروڑوں روپے مختص بھی کر دیے گئے۔ مزید جان لیتے ہیں سما کے نمائندے عرفان موسیٰ سے۔ عرفان بتائیے گا۔ جی بالکل، سوشل میڈیا پر تنقید کے لیے جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت نے 1360 سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہے وہ بھرتی کیے ہیں، جس کے لیے جو ہے وہ ایک سال کے لیے 73 کروڑ اور 60 لاکھ روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں۔ ہر انفلوئنسر کو جو ہے وہ ماہانہ 25,000 روپے دیے جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر جو بھی پی ٹی آئی حکومت پر تنقید کرے گا تو اس کے جواب کے لیے جو ہے وہ یہ انفلوئنسر بھرتی کیے گئے ہیں، جبکہ یونین کونسل کی سطح پر جو ہے وہ تین جو ہے وہ ایسے انفلوئنسر بھرتی کیے گئے جن کے فالوور جو ہے وہ 1000 ہے۔ بھرتی کے لیے بھی یہ شرط رکھی گئی ہے کہ جو انفلوئنسر جن کی کسی بھی سوشل میڈیا پیج پر 1000 فالوور ہوں گے تو ان کو بھرتی کیا جائے گا۔ تو ابھی تک جو ہے وہ 1100 سے زائد جو ہے وہ بھرتی ہو چکے ہیں، جبکہ جو جن ہی روز میں جو ہے وہ ڈیوٹی جوائن کر لیں گے، جبکہ 200 مزید جو ہے وہ ہی چند روز میں ان کو بھی انٹرویوز ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ تو اس کے لیے جو ابتدائی طور پر جو ہے وہ 1 سال کے لیے، جبکہ اس کے بعد بھی اس میں توسیع بھی ہو سکے گی۔ جی اپڈیٹس کے لیے شکریہ عرفان۔ اور وفاقی کابینہ کا ایسٹ ریکوری یونٹ کا معاملہ منطقی انجام تک پہنچانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف IMF سے مذاکرات کی کامیابی پر قوم کو اعتماد ملیں گے۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا IMF سے کوئی تعلق نہیں، وجہ عالمی مہنگائی ہے۔ اسلام آباد سے دیکھیے عثمان خان کی رپورٹ۔ ایسٹ ریکوری یونٹ کا معاملہ منطقی انجام تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں حتمی فیصلہ ہو گیا۔ IMF سے مذاکرات کی کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف قوم کو اعتماد ملیں گے۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں ارکان کی غیر حاضری کا نوٹس بھی لے لیا۔ وزیر اعظم نے ارکان کو دونوں ایوانوں میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ کابینہ نے سکوک بانڈ جاری کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ مقامی قرضوں کا بوجھ کم ہوگا۔ کابینہ کو بریفنگ میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا IMF سے کوئی تعلق نہیں، اس کی وجہ عالمی مہنگائی ہے۔ بولے یہ پہلا بجٹ ہے جب امیروں پر ٹیکس لگا کر غریبوں کو ریلیف دیا گیا۔ اس اشرافیہ میں خود اور وزیر اعظم کا بیٹا بھی شامل ہے۔ کابینہ نے کرونا علاج میں استعمال ہونے والا انجیکشن سستا کر دیا۔ کابینہ نے قیمت میں 408 روپے کمی کی منظوری دے دی۔ ریمڈیسیویر انجیکشن کی قیمت 2300 روپے سے کم کر کے 1892 روپے کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے دعا زہرا کیس میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف فوری سماعت کی درخواست منظور کر لی۔ 3 رکنی بینچ جمعرات کو سماعت کرے گا۔ اور کراچی منگو پیر سے ملنے والی خاتون کی لاش کی شناخت ممتاز بیگم کے نام سے ہو گئی۔ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ لاش کے قریب سے ملنے والی بچی کو فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا گیا۔
मुल्क के माली निज़ाम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मुस्तहकम रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने माली इस्तेहकाम का जायजा बराए 2021 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। जी रिजवान, बताइएगा रिपोर्ट में मजीद क्या सामने आया है? देखिए, काबिल जिक्र बात यह है कि कुछ दिनों पहले जो है मूडीज ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें हमारे 5 बैंकों की जो है रेटिंग को थोड़ा कम किया गया था, लेकिन स्टेट बैंक ने इससे इत्तेफाक नहीं किया। स्टेट हमारे माली निज़ाम जो है जिसमें बैंक और माली इदारों की कारकर्दगी उनको दरपेश खतरात का जायजा लिया जाता है, इसकी सालाना रिपोर्ट जारी करता है। यही रिपोर्ट आज जारी की है और ये बहुत मजबूत रिपोर्ट जारी हुई है। स्टेट बैंक का कहना है कि मुल्क का माली निज़ाम ना सिर्फ अच्छा है बल्कि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। 2021 में आलमी माशी सरगर्मी में बहाली की रफ्तार भी मजीद तेज हो गई है, जिससे हमारे बैंकिंग सिस्टम की भी जो जिम्मेदारी में न सिर्फ इजाफा हुआ है, जहाँ वहीं वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। 2021 में महंगाई का दबाव अलबत्ता बताया गया कि बढ़ गया है। कोविड-19 की नई रोकथाम से माली मंडियों को चैलेंजेस भी दरपेश है। और जीडीपी की विशेष शरह बताई गई माली साल 21 में बताई गई 5.7% नमू हुई है, जबकि 2022 में ये तरक्की 6% चली गई है, लेकिन तेल की बढ़ती कीमतों से बैरूनी खातों का दबाव पैदा हुआ है। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट करे थे रिजवान। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का शाह महमूद को जवाब। बोले, शाह महमूद कुरैशी का रोना ये बता रहा है कि वो इलेक्शन हार चुके हैं। अवाम इनके साथ क्यों चलें? वो पंजाब को फिर किसी बुजदार या फराह खान के हवाले कर देंगे, जहां हर कोई पैसे देकर अपने काम करवाएगा और अवाम रुल जाएंगे। महमूद कुरैशी साहब, आपका रोना ये बता रहा है कि आप इलेक्शन असल में हार चुके हैं। आप तो हिम्मत ही हार गए, आपसे हार बर्दाश्त ही नहीं हो रही, क्योंकि अब आपको कोई ऐसी सपोर्ट हासिल नहीं है कि आरटीएस सिस्टम बैठ जाए या कोई और कुछ हो जाए और आप इलेक्शन जीत जाएं। इस दफा तो इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा। और आपकी बात यह भी ठीक है कि आप जिसके भी पास जाते हैं आपको कोई मुंह नहीं लगाता। वैसे भी अवाम क्यों आपके साथ चलें कि आप पंजाब को फिर किसी बुजदार के आप हवाले कर दें? आपको वोट इसलिए दें कि इस पंजाब को आप फराह गोगी के हवाले कर दें, हर कोई पैसे देकर अपने काम करवाए और लोग रुल जाएं। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने मौसम खुशगवार बना दिया। बरसती बूंदें, आसमान से गिरते गाले, गर्मी के मौसम में सर्दी के रंग। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश, वादी नीलम समेत बालाई मुकामात पर बर्फबारी से ठंड की दोबारा एंट्री। वादी नीलम में बारिश के साथ बुलंद इलाकों में बर्फबारी। सयाहती मुकाम रती गली बेस कैंप पर बर्फबारी से सयाहों के खेमे टूट गए। मानसहरा में झील लुलुसर और बैसल में गिरते गालों ने नजारे और हसीन बना दिए। मैंगोरा और वादी कालाम में बारिश के बाद सर्दी लौट आई। कालाम में दर्जा हरारत 6 डिग्री तक गिर गया। अपर चित्राल के इलाके तोरकहू में भी आसमान से गिरते गालों ने मौसम सर्द कर दिया। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बादल बरसे। दीर, बन्नू, सवाबी और मर्दान में भी छमाछम बरसात से चेहरे खिल उठे। उधर अटक और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश हुई। रहीम यार खान, लियाकतपुर और सादकाबाद में बारिश से जल थल एक हो गया। खानपुर में बरसते बादलों ने गर्मी को ब्रेक लगाया। शकरगढ़ में भाई को बारिश से महफूज रखने के लिए बहन ने अपनाया मुनफरिद अंदाज। लोधरा में बारिश ने किसानों के चेहरों की रौनकें लौटा दी। लैया और राजनपुर में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद में 4 दिन से कभी हल्की कभी तेज बारिश का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। शहरी मौसम का लुत्फ दुबाला करने के लिए पकौड़ों समोसों की दुकानों पर पहुंच गए। शहरी हसीन मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, जानते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। जी बिल्कुल, आसमान पर फैली काली घटाएं और ठंडी ठंडी हवाएं और बारिश का 3 रोज से जारी सिलसिला, जिससे इस्लामाबाद के टेम्परेचर में तो कमी आई है। तो इस औसम मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरी जो है वो अब घरों से बाहर आ रहे हैं और पकोड़े समोसों की दुकानों पर जो है वो रश बढ़ गया है। शहरी गर्मा गर्म पकोड़े, समोसे, जलेबी और चिप्स जो है वो खाकर इस औसम मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मौसमी सुगात के बगैर इस सुहाने मौसम का जो मजा है वो फीका रह जाता है। जब से महकमे मौसमियात
نے اس सुहाने मौसम की आइंदा 24 घंटों के लिए नवीद सुनाई है, तो शहरियों इस हवाले से जो है वो काफी खुशमी हैं, क्योंकि गर्मी के सताए हुए जो शहरी थे उन्होंने अब सुख का सांस लिया है। जो बराने रहमत बरस रही है तो शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं और शहरी इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक है शहजाद, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी इलाकों में बारिशों से अब तक 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कई इलाकों में सैलाबी रेलें, राब्ता सड़कें और पुल भी बह चुके हैं। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। बहिरा अरब से आने वाले प्री मूनसून सिस्टम ने बलूचिस्तान के बेशतर अजला में तबाही मचा दी। सिब्बी में 2 रोज कबल मुसाफिर वैन सैलाबी रेले में बह गई, जिसमें सवार 5 मुसाफिर जाम बहक, 4 जख्मी हो गए। कोहलू में सोनारी के मकाम पर सैलाबी रेला कौमी शाहरा को बहा ले गया, जिससे कोहलू का सूबे के दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया। बारकान में तूफानी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जबकि खंबे गिरने से बिजली की तरसील का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के शुमाल मशरकी इलाकों में बारिश बरसाने वाले ये बादल बदस्तूर कयाम करेंगे, जिसके दौरान सिब्बी, कोहलू, बारकान समेत जोब, शिरानी, लोरलाई और मुसाखेल में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि कोयटा, पशीन, चमन और दीगर अजला में गर्द आलूद हवाओं का डेरा रहेगा। मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया, गलियां नालियों में बदल गईं, शहरियों का गुजरना महाल हो गया, अहले इलाका फट पड़े। उमर आसिफ की रिपोर्ट। रावलपिंडी में बारिश के बाद नशेबी इलाके पानी में डूब गए। इमामबाड़ा मोहल्ला, सादकाबाद और कोहाटी बाजार के इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का भांडा फूट गया। जरा सी बारिश हो तो यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है। लेडीज के लिए भी मसला, यहाँ आने जाने का भी, और नमाजी लोगों के लिए भी, हजरात के लिए बहुत ज़्यादा मसला है। कॉरपोरेशन की वजह से है जी कि यहाँ पे बहुत रेहड़ियाँ खड़ी होती हैं हमारे बाजार में। रेहड़ियों का गंद, रेहड़ियों के शॉपरों की वजह से नाले वगैरह बंद हो जाते हैं। सैनिटेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक सफाई का अमला भी यहाँ 24 घंटे मौजूद है। हम 24 आवर राउंड द क्लॉक RWMC की तरफ से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और डेली बेसिस पे जहाँ जैसे ओपन नाले हैं वहीं से सफाई मुमकिन होती है वो हम करवाते हैं। निकासी आप के लिए हर साल इंतजामिया बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन बारिशों का मौसम आते ही बरसाती पानी के साथ ही सब दावे फीके रंगों की तरह बह जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। यहाँ आपको बताएं कि दुक्की के शहर में बारिश थरकान चीना नदी में सैलाबी रेला खातून को बहा कर ले गया है। ये वाक़या पेश आया है दुक्की के शहर में, जहां थरकान चीना नदी में सैलाबी रेला खातून को बहा ले गया है। डिप्टी कमिश्नर दुक्की ने खातून की तलाश के लिए नेवी फोर्स रवाना कर दी है। थरकान चीना नदी में सैलाबी रेला खातून को बहा कर ले गया है। दुक्की में बारिश के बायस थरकान चीना नदी में सैलाबी रेला खातून को बहा ले गया। पार्लियामेंट हाउस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली समेत अरकान ने बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरी और सियासी खिदमात पर उनको ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म का यौम पैदाइश। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के हवाले से पार्लिमानी विमेन काकस ने खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। स्पीकर असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बतौर सियासतदान बीबी के मिसाली किरदार पर रोशनी डाली। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक मिसाली किरदार की हामिल सियासतदान रही है। अजीम बाप को शहीद बेनज़ीर भुट्टो के सामने शहीद कर दिया गया, मगर शहीद बीबी ने इस जुल्म का जवाब जमहूरियत की बहाली से दिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी सानिया कारसाज का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गई। लोथड़े थे लोगों के, वो मेरे ऊपर थे। मुझे एक मैसेज आया फ्रॉम KP के, और उन्होंने कहा कि द थिंग्स आर नॉट गुड। मैंने बीबी को मैसेज दिखाया तो उन्होंने मुझे कहा यूसुफ मैं जा रही हूँ, ये मेरी चादर इनको पहना दें। तकरीब में फहमीदा मिर्जा समेत दीगर खवातीन अरकान असम्बली ने भी शिरकत की। इस मौका पर बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा गया। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। कराची में डिस्ट्रिक्ट वलीर गडाब टाउन में इंतजामिया ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 325 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करवा ली। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली हफीज से। जी अली हफीज, कार्रवाई से मुताल्लिक आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، کراچی میں سرکاری زمینیں ہیں اربوں روپے مالیت کی، اس کو واگزار کروایا جا رہا ہے۔ قبضہ مافیا سے ملیر کے اندر جو ہے کارروائی دیکھنے میں آئی ہے، جہاں ڈپٹی کمشنر ملیر کی ٹیم نے جو ہے ایکشن کیا ہے۔ 325 ایکڑ اراضی پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس کو واگزار کروایا۔ بھاری مشینری نے اور ڈپٹی کمشنر ٹیم نے جو ہے وہ پولیس کے ہمراہ یہ ایکشن کیا ہے۔ قبضہ مافیا کافی عرصے سے جو ہے یہاں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ گیداب ٹاؤن کی میں واقعی اراضی ہے، بتایا جاتا ہے اربوں روپے مالیت کی جو ہے یہ اس کی اراضی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے بھی جو ہے یہ سلسلہ قبضے مافیا کے خلاف ایکشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے علی حفیظ، شکریہ آپ کا۔ اور اب بات کریں گے وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ کی، جن کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم پھر زوروں پر ہے۔ 3 دنوں میں متعدد کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا، وہ وقت دور نہیں جب کشمیری آزاد ہوں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری ہندوستانی حکومت کا جبر و استبداد جو ہے اور ان کی بربریت جو ہے وہ پھر زوروں پہ ہے، اور متعدد کشمیری شہریوں کو 10-12 شہریوں کو ان 3 دنوں میں شہید کیا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا ہے، اور تشدد کی ایک پھر نئی لہر کشمیری عوام پہ مسلط کی جا رہی ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہندوستان کے تمام تر ہتھ کنڈے ہمارے کشمیری بہنوں بھائیوں کے حوصلے نہ توڑ سکے ہیں، نہ توڑ سکیں گے، اور انشاءاللہ وہ اپنی آزادی کی منزل کو حاصل کریں گے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں ایک الیکٹرک آفس پر شہریوں نے دھاوا بول دیا، پتھراؤ سے آفس کے شیشے ٹوٹ گئے۔ اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے احمد رحمان خان سے۔ احمد بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو ہے وہ شہری احتجاج کرتے ہوئے جمع ہوئے تھے نارتھ ناظم آباد بلاک جی میں واقع کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر۔ وہاں پر ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا، اسی میں کچھ عناصر کی جانب سے پتھراؤ بھی کیا گیا ہے دفتر پر، جس پر پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہنچی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر وہاں پر پہنچے ہیں، اور اب سے چند لمحوں پہلے جو ہے یہ احتجاج بھی مذاکرات کے بعد جو ہے وہ ختم کرا دیا گیا ہے۔ جی اپڈیٹس کے لیے شکریہ احمد۔ 2009 T20 ورلڈ کپ کے فائنل کے ہیرو شاہد آفریدی کہتے ہیں کہ وہ جیت کا کریڈٹ کپتان یونس خان کو دیں گے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف عمر گل کی بولنگ اور اپنا کیچ آج تک یاد ہے۔ گیم سیٹ میچ میں گفتگو کرتے ہوئے آفریدی نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ اگر میں سویرے ریوائنڈ کروں اپنے آپ تو وہ ایسی یادیں ہیں جو آج تک نہیں بھول پایا، اور یہ تو اچھا ہے کہ ہمارے فینز وغیرہ ہمیں میسیجز کر کے یاد دلاتے ہیں کہ آج اس دن یہ ہوا تھا۔ وہ ایک میچ تھا اگینسٹ نیوزی لینڈ جو عمر گل کا آؤٹ اسٹینڈنگ اسپیل تھا، اور لوگ میرے بھی کیچ کو یاد رکھتے ہیں، آج تک میں خود بھی کبھی کبھار دیکھ لیتا ہوں اس کیچ کو۔ 2021 میں سٹارٹ اچھا تھا لیکن اینڈنگ اچھی نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ آگے جو آسٹریلیا میں جن لڑکوں کے ساتھ جس ٹیم کے ساتھ ہم جائیں گے وہ ایک ایسی ٹیم ہے جو ہر قسم کے سکلز ہیں اس ٹیم کے اندر، چاہے بالنگ اسٹرینتھ دیکھیں، آل راؤنڈرز دیکھیں، اٹیکنگ کرکٹ کھیلنے والے بیٹسمین ہمارے پاس ہیں، اور اچھی پچز ہوں گی آسٹریلیا، اور میں امید کروں گا انشاءاللہ کہ ڈیفینیٹلی آئی ایم ویری مچ پازیٹیو، ان لڑکوں سے مجھے کافی امید ہے کہ یہ اچھا رزلٹ لے کے آئیں گے۔ کپتان وسیم اکرم کا سوشل میڈیا پر کمنٹس کرنے والوں کو پیغام۔ انسٹاگرام پر پوسٹ کی گئی ویڈیو میں کہا کہ گزشتہ روز ایک تصویر شیئر کی، کسی نے کہا کہ بوڑھے کیوں نہیں ہو رہے، تو کسی نے کہا کہ موٹے ہو گئے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ کمنٹس کرنے سے پہلے خود آئینہ دیکھ لیا کریں۔ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، اور میں نے پرسوں ایک تصویر لگائی تھی تو بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ بوڑھے کیوں نہیں ہوندے، تانوں بڑی کالی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا آپ موٹے ہو گئے ہیں۔ میں نے لوگوں کے پروفائل دیکھے ہیں، وڈے پتیلے جڈا منہ انہاں دا۔ سو ایک ریکویسٹ، کامنٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ شیشہ دیکھ لیا کرو پلیز۔ ہیو اے گریٹ ڈے۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سما۔